गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे फेस टू फेस पॉडकास्ट का 6वां एपिसोड है जो कि हम दीपिका जी के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एक इंजीनियर है प्रोफेशन से और वर्किंग वुमेन है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। गुड आफ्टरनून दीपिका जी। गुड आफ्टरनून ललित जी। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया। दीपिका जी, अब आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ ओके। और करंटली अभी मैं दिल्ली में स्टे कर रही हूँ। और जैसे कि आपने बताया, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और अपनी फील्ड में मैं जॉब नहीं करती। थोड़ा मैं अपनी फील्ड से हट के जॉब करती हूँ। ओके। मेरी प्रोफाइल थोड़ा हट के है। मैं अपनी कंपनी में एज अ सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हूँ। तो दीपिका जी, आप हमें अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं। आपने स्कूलिंग अपनी कहाँ से कंप्लीट की थी, उसके बाद आपकी जो बीटेक वाली जर्नी रही है, इंजीनियरिंग जर्नी रही है, वो कहाँ से कंप्लीट की थी और कैसे चैलेंजेस थे उसमें? बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट करी है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव पड़ता है, भरसोली। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट करी है। पहले एक्चुअली मेरे फादर सीएसएफ में हैं, तो उनकी एक्चुअली पोस्टिंग ट्रांसफ़र होता रहता है। तो जैसे उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, तो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास जो है हैदराबाद से कंप्लीट करी थी, आंध्र प्रदेश आंध्र से। प्रदेश से। ओके। हाँ, तो उसके बाद एक्चुअली मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था झारखंड में, जहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा अच्छा, उसे अच्छा स्टेट नहीं माना जाता था। हुँ। तो उसके बाद क्या हुआ, फादर हमको मतलब अपने गाँव लेके आ गए थे, तो उसके नेटिव प्लेस। हाँ, नेटिव प्लेस पे लेके आ गए थे, तो यहाँ पे उसके बाद हमारी स्टडीज़ हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई है। तो मैंने 10th और 12th भी यहीं से कंप्लीट करी है। ओके। एज़ अ क्या कहते हैं, पीसीएम्स पीसीएम से मैंने कंप्लीट स्ट्रीम करी है। पीसीएम हाँ, किया। पीसीएम से कंप्लीट करी है। तो एक्चुअली होता क्या था, उस टाइम पे थोड़ा-सा घर का उतना प्रेशर भी था, घर का काम भी होता था। एक्चुअली हमने थोड़ा-सा खेती-बाड़ी का भी काम किया हुआ है उस टाइम पे, तो पढ़ाई का भी प्रेशर था, घर का भी प्रेशर था और फादर भी दूर थे और मेरे मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई और मेरी मदर रहती थी। तो हुआ क्या, उस टाइम पे हम लोगों को थोड़ी बेसिकली ज़्यादा एजुकेशन की ज़्यादा नॉलेज देते नहीं थे। 10th-12th में भी ऐसा नहीं था कि बेसिकली आपको किताबी नॉलेज दी जाती थी। उस टाइम पे इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था कि आपको बताया जाए कि आपको 12th के बाद क्या करना है, या 10th में ही आप कुछ एडवांस कोर्सेज़ कर लीजिए जिससे कि आपका आगे सिलेक्शन हो जाए। मतलब आपको फ्यूचर विज़न नहीं दिखाते थे। हाँ, फ्यूचर विज़न दिखाते नहीं थे और उस टाइम भी जो टीचर्स थे वो मतलब जो लिमिटेड एजुकेशन है वो ही देते थे। मतलब बेसिकली ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। एज़ अ बुक की जितनी नॉलेज है उतनी हमें करनी बुकिश होती थी। नॉलेज देते थे। हाँ, बस उतना ही था कि हमें था। हमें उस टाइम ये भी नहीं पता था कि 10th के बाद भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं जिससे आपको 11th-12th नहीं करना पड़ता। पॉली पॉलीटेक्निक जिसे कहते हैं, जैसे आप अगर आपने डिप्लोमा। पॉलीटेक्निक कर लिया तो आपको बीटेक में आपको सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। उस टाइम पे ऐसे नॉलेज कोई देता नहीं था। तो नॉर्मली यही था कि हमको 12th करनी है, थोड़ी अच्छी परसेंटेज हमारी आ जाए, तो हम बाहर जाके कुछ मतलब अच्छा हम कर लें। स्टडीज़ कर दे, हाँ, फर्दर फर्दर स्टडीज़। स्टडीज़ के लिए थोड़ा हम बाहर चले जाएँ, तो उस टाइम इतना वो नहीं था। तो आपने जो बीटेक वाली जर्नी है, कहाँ से चूज़ की? कहाँ से माइंड में आया कि मेरे को बीटेक करना चाहिए? एक्चुअली था क्या, उस टाइम पे एक था, हमारे यहाँ से सभी लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जाते थे। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम या तो क्या कहते हैं बीएससी करते हैं, या कुछ कोर्सेज़ हैं, वहाँ पे लिमिटेड कोर्सेज़ होते हैं जो वहाँ से सब जा अधिकतर लोग यहाँ से अल्मोड़ा ही जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो हुआ क्या था कि मैं भी अल्मोड़ा ही गई, तो कुछ मैं वहाँ पे एडमिशन वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका था। फिर एक्चुअली जब वहाँ से वापस आई तो देन मेरे माइंड में थोड़ा-सा ऐसे ही कुछ आया कि यार नहीं, मुझे थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए, कि सभी एक ही लाइन में जा रहे हैं तो क्या सभी को एक थोड़ा ही लाइन में। डिफरेंट करना हाँ, चाहिए। थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। तो उसी वजह से तो अपने फादर से मैंने थोड़ा डिस्कस किया। देन मेरे फादर उस टाइम पे क्या कहते हैं देहरादून में पोस्टेड थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, और फिर वो अपने साथ मुझे लेके गए। फिर वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे यहाँ के कुछ मेरे ब्रदर्स थे जो उस टाइम बीटेक कर रहे थे, तो थोड़ा-सा उनसे नॉलेज मिली। और थोड़ा-सा हमारे सीनियर कोई हैं, चाचा था वो, रिलेटिव्स जो में, जैसे कि अब इंजीनियरिंग हाँ, बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने भी थोड़ा-सा कुछ गाइडेंस दी कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से मतलब उस टाइम बीटेक चूज़ किया मैंने। तो ओके, आपने अपनी बीटेक कौन-सी ब्रांच से कंप्लीट किया और मतलब क्यों उस ब्रांच को चुना आपने, पर्टिकुलर ब्रांच को? एक्चुअली ऐसा। ऐसा था कि मुझे ना कंप्यूटर साइंस पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग्स वगैरह ज़्यादा थी। और सिविल मैकेनिकल उस टाइम पे ऐसा था कि ज़्यादा गर्ल्स करती नहीं है बॉयज़ सिविल्स। हाँ, करते थे। बॉयज़ ही करते हैं बिकॉज़ उसे। फील्ड वाला वर्क होता हाँ, है ऐसा। फील्ड वर्क होता है और अधिकतर जगह जाना पड़ता है, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, उसको बॉयज़ ही ज़्यादा करते थे। तो मैंने एक्चुअली उस टाइम जो थे, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे या मेरे ब्रदर्स थे, वो अ, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी ब्रांच थी।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स का उससे कोर्स कर रहे थे वो, तो उन्होंने ही थोड़ा-सा मुझे गाइडेंस दिया कि आप इससे करिए, ठीक है, आगे स्कोप ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबका बेसिकली सेम ही होता है। जो बीटेक का कोर्स होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सेम होता है। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से थोड़ा अलग हो जाता है, अपना-अपना जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, उसकी पढ़ाई थोड़ा-सा चेंज हो डिफरेंट, जाता है, हाँ, डिफरेंट हो मतलब जाती है। पर्टिकुलर ब्रांच की हाँ, पढ़ाई जाती है पर्टिकुलर, 3rd से 4th ईयर हाँ, तक। तो ये था। ओके, उसके बाद जैसे कि आपका बीटेक कंप्लीट हुआ, 4 ईयर आपने कंप्लीट किए, तो आपका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था या आपने खुद ही कोई कंपनी चूज़ की थी, मतलब कि एज़ अ फ्रेशर कहीं कंपनी जॉइन की हो? एक्चुअली हुआ क्या था, प्लेसमेंट हुआ था जो कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आते हैं, उसमें एक जगह हमारा भी हुआ था। एक्चुअली हमारे उसमें से हमारे बैच में से 10 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था एज़ अ चंडीगढ़ में। तो हुआ क्या कि उस टाइम जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं, अब पता नहीं प्राइवेट कॉलेज में यही है कि थोड़ा लूट वो हो जाती है कि प्लेसमेंट के हमसे अलग चार्जेस भी लेते हैं वो लोग। तो प्लेसमेंट सबका दिखाना उनको कंपल्सरी होता है कि आपके अगर बैच में 500 स्टूडेंट्स हैं तो उसका कम से कम 300 या कुछ 70% प्लेसमेंट दिखाना ज़रूरी होता है। तो हुआ क्या था, उस टाइम हमारा प्लेसमेंट हो गया था, बट हमें ये नहीं पता था कि वो कंपनी फेक निकलेगी। तो मैं तो गई नहीं थी, बाकी जो हमारे साथ के कुछ जॉइन करने हाँ, गए? कुछ थे साथ के, तो वो लोग गए थे, तो वहाँ पे पता चला कि वो कंपनी है ही नहीं, उस एड्रेस पे कंपनी नहीं थी। तो बेसिकली हम उसी पे टिके तो रह नहीं सकते थे, तो ये थोड़ा-सा हाथ-पाँव और जगह भी चलाने पड़े या थोड़ा-सा सर्च करी जॉब, तो अपनी फील्ड में जॉब मिल चुकी थी। तो बेसिकली आपने जो स्टार्टिंग जॉब है, वो कहाँ करी? बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जॉब यहीं करी थी दिल्ली में, स्टेलर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। उनकी जो मेन ब्रांच है, उनकी जो मेन ऑफिस है वो बद्दी में है, हिमाचल में। तो हुआ क्या था, यहाँ पे उनके ना लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क होता था। तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क उन्होंने मुझे 6 मंथ के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। मुझे बेसिकली ये नहीं पता था कि मुझे 6 मंथ के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ का सारा वर्क आ चुका था, तो देन उन्होंने मुझे बोला 6 मंथ के बाद आपको शिफ्ट होना है बद्दी में? बद्दी में। ओके। तो थोड़ा-सा घर वालों का भी प्रेशर था और क्या कहते हैं, फादर भी थोड़ा दूर पोस्टेड थे, तो मदर ने ये बोला कि वहाँ पे नहीं जाना है, मतलब मना कर दिया गया। दूर है? हाँ, दूर है। बेसिकली अभी अभी कुछ 4-5 साल पहले तो थोड़ा-सा माहौल चेंज था, उस टाइम ये सोचते थे कि यार 24th की अगर गर्ल हो चुकी है, आपकी लड़की हो चुकी है, तो शादी-वादी का भी थोड़ा, हमारे उत्तराखंड से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसमें शादी-वादी का भी थोड़ा-सा टाइम टू टाइम कर देते हैं। प्रेशर आ जाता है हाँ, थोड़ा, प्रेशर आ जाता है 24 क्योंकि से 25 आपके साल अगर, बैचमेट सारे हाँ। सबकी शादी हो जाती है, तो आपके घर वाले भी आपको प्रेशराइज़ हाँ, करते हैं कि प्रेशराइज़ आप भी करते कर हैं, लो। तो वही मदर का थोड़ा प्रेशर था, तो नहीं जाने दिया। देन उस टाइम पे मैं खाली तो रह नहीं सकती थी, तो थोड़ा फ़ील्ड चेंज करके फिर मैंने अपनी जॉब, अपनी फ़ील्ड में मुझे जॉब उतनी आसानी से मिली नहीं, तो फ़ील्ड चेंज करके मुझे जॉब मिल चुकी थी। तो अब मैं अपनी थोड़ा-सा, अपनी प्रोफ़ाइल मेरी थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ली, हुँ, उस टाइम पे आपको बहुतों ने गाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फ्यूचर है, फ्यू फ्यूचर विज़न बहुत है, जॉब अपॉर्च्युनिटी बहुत है। बट आपने बाद में हमें बोला कि जब मैं फील्ड में उतरी, जब मैंने जॉब को सर्च किया, तो उस टाइम पे मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी, जिसके कारण आपने अपनी फील्ड चेंज कर दी। तो इसके बारे में बताएँ कि जब आप एक कोर्स कर रहे हैं पर्टिकुलर, उस टाइम बहुतों के विज़न ऐसे होते हैं कि भाई इसमें फ्यूचर विज़न है, और जब आप फील्ड में उतरते हो उस टाइम पे कुछ माहौल अलग रहता है। हमें कुछ और देखने को मिलता है, इसके ऊपर बताएँ हमें? बेसिकली होता क्या है कि हम एक कॉलेज से पास आउट होते हैं। अब बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं हर स्टेट में। अगर मैं आपको देहरादून का ही बताऊँ, तो देहरादून में काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं कि बाहर से, दिल्ली से जाते हैं लोग। अलग-अलग स्टेट से आते हैं लोग वहाँ पे, क्या कहते हैं, बीटेक करने के लिए या पॉली करने के लिए, काफ़ी चीज़ें। तो हम पर्टिकुलर एक कॉलेज को देखते हैं कि हम एक कॉलेज से 300 या 400 बच्चे पास आउट हुए, या जो भी है बैचमेट्स पास पास आउट हुए हैं। बट आप ये देखिए कि हम देहरादून से ही कितने बच्चे पास आउट हुए हैं, 1 साल में कम से कम एक ही 1 ब्रांच लाख, से। एक ब्रांच से कम से कम 1 लाख, 2 लाख कम से कम कितने। तो उसी आप उस ब्रांच के अगर देखेंगे, तो उस हिसाब से जॉब इतनी सारी नहीं होती है। आप बाहर, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। कहीं पे सैलरी कम मिलेगी, कहीं पे टाइमिंग सही नहीं मिलता। और कहीं पे आपको अगर 1-2 साल आपको एज़ अ फ्रेशर रखते हैं, वो तो सैलरी कम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1-2 साल आपको फ्रेशर रखा, आपको सैलरी कम प्रोवाइड करी, आपको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, फिर आपको शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट ईयर आपका दूसरा बैच आ जाता है मार्केट में। तो अगर वो दूसरा बैच मार्केट में आ गया, तो आपको वो ज़्यादा सैलरी पे क्यों रखेंगे? वो बेसिकली वो दूसरे बैच को ना रख लें कम सैलरी पे। एज़ अ फ्रेशर। एक्सक्यूज़ मी। हुँ, एज़ अ फ्रेशर। यस।
ओके, अभी आप मुझे बताइए आप करंटली अभी कहाँ जॉब अपनी डन कर रहे हैं और किस फील्ड में, मतलब क्या है आपका जॉब मैं प्रोफाइल? एक्चुअली पहले मैंने 5 ईयर मैंने एक्मे एक्सीलेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करी है, जहाँ पे मैं टेंडरिंग का देखती थी सारा कुछ, टेंडरिंग वगैरह जैसे कैसे टेंडर आप अपलोड करते हैं, टेंडर कैसे मिलते हैं। एक्चुअली टेंडरिंग भी थोड़ा-सा अलग प्रोसेस है। टेंडरिंग भी अलग-अलग उसमें अलग-अलग टेंडरिंग होती है। जैसे हमारी हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट इस टाइप की फील्ड थी। तो हमारे यहाँ पे इस टाइप के टेंडर फिल किए जाते हैं। कहीं पे सिविल्स के टेंडर फिल फिल किए जाते हैं। अलग-अलग चीज़ के अलग-अलग टेंडर्स होते हैं। तो उसके बाद बेसिकली मैंने अभी दिसंबर में वहाँ से जॉब लेफ्ट कर दी थी। तो अभी मैं करंटली विंग्स फायर फैसिलिटी मैनेजमेंट में एज़ अ सीनियर मैनेजर पोस्ट पे हूँ। तो वहाँ पे मुझे टेंडरिंग का ही बेसिकली पूरा देखना होता है। वहाँ पे अभी टेंडरिंग में क्या है, 2-3 साल पहले अभी जैम पोर्टल एक पोर्टल है जैम का, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। जैसे कि एटीएम, जैसे आपने देखा ही है कि एटीएम एक प्रोसेस है कि आप बैंक वाले एटीएम में पैसे डाल के थर्ड जाते हैं। पार्टी टाइप। हाँ, थर्ड पार्टी। एज़ अ जैम पोर्टल भी एक थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का है, जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है काफ़ी चीज़ें। जैसे एज़ अ बायर, एज़ अ सेलर उसमें 2 मतलब 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एज़ अ बायर को अलग बनाना पड़ता है, सेलर सेलर को को अलग अलग। बनाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बायर को भी फीस पे करनी पड़ती है एज़ अ कॉशन मनी, और सेलर को भी फीस पे करनी पड़ती है, जो फीस जैम पोर्टल वालों को मिलती है। तो उससे क्या होता है, जैम को काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके लिए। अब मुझे आप बताएं टेंडर फिल क्यों किया जाता है? टेंडर के बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज बताएं हमें। क्या एक्चुअली है एक्चुअली टेंडर? टेंडरिंग एक्चुअली होता क्या है, पहले जैसे कि पहले आज से 4-5 साल या 6-7-8 साल पहले देखा जाए, तो उस टाइम मैं भी इस टेंडर फील्ड में नहीं थी। तो उस टाइम कहते हैं कि टेंडर थोड़ा अलग अलग टाइप से था। उसमें उस टाइम कंपटीशन लेवल इतना हाई नहीं था। अभी क्या है कि सब लोग सोचते हैं कि हम अपनी कंपनी खोल लें, या सब अपना पर्टिकुलर अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्केट में ना काफ़ी रश हो चुका है। कंपटीशन हो गया। कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया, जैम पोर्टल। उसपे क्या है कि आप उसमें आप क्या कहते हैं, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, नई कंपनी है, उसको भी चांस मिलता है। एज़ एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, उनको आप भी चांस उनको भी मिल चांस रहा है। मिलता है। उसमें क्या होता है कि अलग-अलग टाइप्स के टेंडर होते हैं। अगर 1 मैन पावर का टेंडर है, 10 मैन पावर का टेंडर है, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टअप वालों को थोड़ी-सी क्या कहते हैं, छूट दी जाती है, उसमें एग्ज़म्पशन मिल जाता है स्टार्टअप वालों को। तो उनको भी काम मिल सकता है इस पोर्टल से, और जो एक्सपीरियंस कंपनियाँ हैं, मैन पावर 100 मैन पावर, हाँ, और 200 मैन पावर, बड़े-बड़े जो काम होते हैं, उनको उनको भी इससे बेनिफिट है। तो इससे क्या है कि स्टार्टअप वालों के लिए भी थोड़ा-सा फ़ायदा कर रखा है इस पोर्टल ने, और अपने लिए भी, और मतलब बड़ी और छोटी दोनों कंपनी को ओके। मेनली। तो अभी आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है बंदे बीटेक कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज सब बीटेक कर रहे हैं, उसके बाद अपने फील्ड को छोड़ रहे हैं। कोई बैंक में जा रहा है बीटेक करने के बाद, कोई बैंक पीओ ज्वाइन कर रहा है, कोई एसआई बन रहा है, मतलब अदर अदर फील्ड में जा रहे हैं बीटेक परस्यू करने के बाद। और कोई बीकॉम करने के बाद अलग फील्ड में जाता है। मतलब कोई बैंक में जा रहा है अगर, तो उसको बीकॉम करना चाहिए, बट ये पहले उनके माइंड में थॉट नहीं आता। तो ये एजुकेशन पॉलिसी जो है चेंज करने का कुछ वो है, मतलब करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया हमें स्कूल से प्रोसेस पता नहीं था कि आगे जाके हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर विजन नहीं बताए जा रहे। ये उसके लैक ऑफ विजन के कारण ये ऐसा होता है कि हम बीटेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बैंक पीओ ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ अदर जॉब अवेल कर लेते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे कि आपने बताया, हाँ, होता है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती फैमिली से, आप कह सकते हैं एजुकेशन लेवल स्कूल से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि गलत लाइन चूज़ कर देते हैं। फिर बाद में हमें 2-4 साल बाद हमें पता चलता है रियलाइज कि, या होता है। रियलाइज़ होता है कि नहीं। अब बेसिकली होता क्या है कि बीटेक करो या एमटेक करो या कुछ भी करो, बेसिकली बंदा क्या सोचता है कि आपको इनकम किस सोर्स। हाँ, इनकम सोर्स कहाँ पे ज़्यादा है। अपना फ्यूचर आगे 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ स्टैंड अपने आप को कहाँ देखते हैं कि कहाँ पे आपका फ्यूचर लेवल हाई है। तो इस वज़ह से शायद लोग अपना फ़ील्ड चेंज करते होंगे बेसिकली। और मेरे हिसाब से तो मैंने अपनी फ़ील्ड चेंज इसीलिए की है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा बढ़ता रहा, और ज़्यादा बढ़ता रहा, और इस चीज़ का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इसलिए मुझे इस फ़ील्ड में ज़्यादा नॉलेज है, और मैं सोचती हूँ कि हाँ, चल मुझे मतलब इस चीज़ का अफ़सोस नहीं है कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग फ़ील्ड छोड़ के इस प्रोफ़ाइल को चूज़ किया है। मतलब इंटरेस्ट की बात है। हाँ, इंटरेस्ट की बात है मतलब कि अब इंटरेस्ट के लिए अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं हाँ। लोग। ओके। सो आप एक वर्किंग वुमेन है, हुँ। तो अब वर्किंग वुमेन के लिए कोई मैसेज
जैसे कि आप वर्किंग वुमेन हैं और आपकी एक डॉटर भी है 3 साल की, मतलब उसके साथ साथ आप अपनी जॉब को डन कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई मैसेज वुमेन्स के लिए? बेसिकली मैं तो वुमेन से यही कहूँगी कि मतलब अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। मेरे सामने भी काफ़ी ऐसी मतलब कठिनाइयाँ आई थी कि मुझे कहीं कई जगह मुझे ऐसा मतलब मेरे सामने कोई चॉइस नहीं थी, मुझे जॉब छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। फिर भी जैसे-तैसे करके मतलब रास्ता निकल ही जाता है। आगे चल के आज मैं इस मतलब इस पोज़ीशन पे हूँ या खड़ी हूँ कि मुझे इस चीज़ का अफ़सोस नहीं है कि हाँ, मैंने जो हुआ ठीक है, आज मतलब बेटर पोज़ीशन पे हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मतलब आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, क्विट चैलेंज नहीं किया। चैलेंजेस तो काफ़ी होते हैं एक वर्किंग वूमेन के लिए। होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि वर्किंग वूमेन को घर का कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब हाउसवाइफ अब हमको दोनों तरीके से मैनेज करना मैनेज पड़ता है। करना पड़ता है कि एक बच्चे के साथ भी लेके चलना पड़ता है। एक अब बच्चा अगर आपके पास आपका कोई बेबी नहीं है तो उसके साथ थोड़ा अलग चैलेंज हो जाता है और अगर आपका बच्चा है तो थोड़ा-सा अलग चैलेंज हो जाता है। तो मैनेज करना थोड़ा टफ होता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों साथ लेके अगर करते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर है। करना चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इस पोजीशन पे अगर हम आ जाते हैं 1 2-4 साल बाद बच्चे अपनी स्कूलिंग में बिज़ी हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, फिर घर में बोर होने से अच्छा तो अपना अभी मतलब ऐसा फ्यूचर बनाएँ कि आगे चल के हमको भी अफ़सोस ना करना पड़े कि यार हमने कितना कुछ पढ़ाई-लिखाई करी और हम आज खाली बैठे हैं। तो आपके अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? जॉब को लेकर या कुछ और अदर थिंग्स? अभी तो फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लान नहीं है। अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा। और मेरे बॉस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, सपोर्टिव मतलब मेरा ऑफ़िस काफ़ी सपोर्टिंग है, उनको जैसे पता है कि मेरा बेबी है तो काफ़ी वर्क फ्रॉम होम भी मुझे मिल जाता है। आखिर अपना अपना भी मतलब मुझे 100% देना पड़ता है, कंपनी भी 100% देती है, तो मतलब ठीक है, आगे चल के मैं तो यही कहूँगी कि ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पे ही करंट मैं यहीं पे ही हूँ, आगे चल के देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कि दीपिका जी लॉकडाउन में मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का रिसेशन हुआ, हुँ। मतलब काफ़ी लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। तो आप मुझे ये बताएँ कि एक ऑफ़िस का जो माहौल होता है, वो कैसे अच्छा बना सकते हैं आप? मतलब एक बॉस का और एक एम्प्लॉइज़ का जो पार्टिसिपेशन होता है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो कैसे बेटर होती है? मतलब कैसे एक माहौल क्रिएट होता है अच्छा, जिससे कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है? देखो माहौल का तो दोनों पे डिपेंड करता है, एज़ अ बॉस और एज़ अ एम्प्लॉयी। जहाँ मैं पुरानी जगह थी, वहाँ पे माहौल था, एम्प्लॉइज़ का अच्छा था बट बॉस का नहीं था। एक्चुअली कुछ वो काम ऐसे होते हैं जो अगर आप घर से भी आप रह के उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन ने सिखाया काफ़ी वर्कर्स को और काफ़ी वर्क एम्प्लॉइज़ फ्रॉम को होम दिया। वर्क फ्रॉम होम दिया, जिससे कि ऑफ़िसेज़ और बॉस को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार ठीक है, घर से ये काफ़ी अच्छा वर्क हमें मतलब हमें बेटर रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो इनको वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से अच्छा सीखा भी है, ऐसा नहीं है। काफ़ी ऑफ़िसेज़ वग़ैरह ने अभी भी वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है, अपना 100% आप जहाँ पे अगर अपना 100% दे रहे हैं, तो सामने वाले को कुछ बोलने का कोई वो ही नहीं बचता। तो आप हर जगह अगर अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको भी इस चीज़ का रियलाइज़ है यार मैंने अपना 100% दिया है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे ऊपर कोई सवाल उठाने का या उँगली उठाने का। तो मेरे हिसाब से बेटर है और ये डिपेंड करता है एज़ अ एम्प्लॉयी और एज़ अ बॉस दोनों पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। हुँ, ओके दीपिका जी, आप मुझे ये बताएँ, आप जैसे कि टेंडरिंग फील्ड में हैं, हुँ। तो आपने कोई कोर्स किया था या आपने किसी सीनियर से सीखा था? मतलब क्या है इसका बेसिकली कि कोर्स करना पड़ता है इसका? बेसिकली इसके कोई कोर्सेज़ नहीं होते। हुँ। आपको सीख-सीख के ही पता चलेगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मतलब कि मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी चीज़ें सीखी और मैंने मतलब इसका एक ऑफ़िस है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी लेके जा सकते हैं। मैंने वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी मतलब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा जोड़ के मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरे हिसाब से बेटर फ्यूचर है इसमें, करना चाहिए। आगे सबको चाहे जिसको इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है तो उसे करना चाहिए। मतलब आपका यही मैसेज रहेगा कि इस फील्ड में आ सकते हैं, बेटर हाँ, अपॉर्च्युनिटीज़ इस हैं। फ़ील्ड में आ सकते हैं और इस फ़ील्ड में आगे मेरे हिसाब से तो मुझे तो अभी आगे चलकर कहीं पे भी नहीं लगता कि मतलब इसमें आपका फ्यूचर मतलब इनसिक्योर है। इनसिक्योर है। मतलब फ्यूचर ब्राइट है इसमें। फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है।
सो थैंक यू दीपिका जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपसे हमने बहुत कुछ बातों में चर्चा करी और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आज ये हमारा फेस टू फेस का छठा एपिसोड था, जिसमें हमने दीपिका जी से उनकी लाइफ के बारे में बात करी, उनकी जर्नी कैसी रही और एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में बात करी। और बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सभी चूज कर लेते हैं, बट उसके बाद क्विट करके अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं, उसके ऊपर भी हमने बहुत बात की। सो थैंक यू